उस रात मैं लाउंज में सोफे पर सो रहा था कि रत्ना ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। वो मुझे बाजू से पकड़ कर उठाते हुए बोली, जल्दी चलो, बेला भेरू के बंगले में आई है। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर उस कमरे में पहुंचने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। सुमित्रा मॉनिटरिंग सीट के सामने बैठी हुई थी। स्क्रीन पर हॉल कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। बेला कमरे के वस्त में खड़ी इधर उधर देख रही थी। मेरा ख्याल है वो अभी अभी अंदर दाखिल हुई थी। मैंने सुमित्रा से पूछा, उसके साथ और कौन है? सुमित्रा बोली, कोई नहीं। बंगले के बाहर कोई हो तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अंदर वो अकेली ही आई है। मैंने कहा, तो फिर वो यकीनन अकेली ही होगी। बेला राहदारी की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में पिस्तौल था। सुमित्रा कैमरे को हरकत देती रही। बेला भेरू के कमरे से होती हुई तहखाने में आ गई। वो कुछ देर खड़ी उलझी हुई नजरों से इधर उधर देखती रही और फिर उस दिन की तरह दीवारें ठोंक बजाकर देखने लगी। उस दिन बेला के साथ केशुराम के अलावा 2 आदमी और थे। इससे पहले वो यकीनन बंगले की निगरानी करवाती रही थी और किसी के बंगले में दाखिले की इत्तला पाकर ही केशुराम वगैरह को लेकर यहाँ पहुंची थी। उसने सोचा होगा कि शायद हम होंगे, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर उसका मुकाबला ठाकरे से हुआ था। ठाकरे 2 लाशें छोड़कर भाग गया था और बेला जिस तरह भेरू वाले कमरे का दरवाजा बंद करके तहखाने में गई थी, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि केशु वगैरह को उसने खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया और आज वो अकेली ही आई थी। उस वक्त उसकी आंखों में बड़ी शदीद किस्म की उलझन थी। शायद वो सोच रही थी कि वो कमरा कहाँ गायब हो गया। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसे घेर न लिया जाए। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोली, बेला इस बंगले में अकेली आई है। हम सुरुंग के रास्ते तहखाने में घुसकर उसे पकड़ लेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस कदर अय्यार औरत है। वो अंदर तो अकेली आई है, लेकिन बाहर यकीनन उसका कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा। और फिर तुम दोनों ने एक और बात पर गौर नहीं किया। सुमित्रा बोली, वो क्या? मैंने कहा, उस रोज पुलिस यहाँ सुबह 7 बजे पहुंची थी। हालांकि फायरिंग 4 बजे के करीब हुई थी। पुलिस ने आज तक उस बंगले का रुख नहीं किया। बेला बहुत ऊंची शय है। सुमित्रा, तुम तो उस रात खंडर के तहखाने में अपनी आंखों से देख चुकी हो। बेला नागराज की रखेल नहीं, वो उससे बहुत ऊपर की चीज है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसके पास कोई बहुत बड़ा सरकारी ओहदा भी है। इसने पुलिस को इस बंगले से दूर रखा होगा और अब जबकि हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, तमाम काम पाया तकमील को पहुंच चुके हैं, हमें इस मौके पर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि फिर किसी उलझन में पड़ जाएं। सुमित्रा ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अब हमें सिर्फ ये करना है कि खामोशी से इस शहर से निकल जाएं। आज मैं जरूरी मालूमात हासिल कर चुका हूँ। हम 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि सुमित्रा के चेहरे पर कुछ उदासी सी छा गई थी। वो लीवर के जरिए तहखाने के कैमरे को हरकत देते हुए टीवी स्क्रीन को देख रही थी। बेला अब भी तहखाने में थी। तकरीबन 1 घंटे तक बेला तहखाने की दीवारों से सर फोड़ती रही और फिर बाहर आ गई। वो कुछ देर ऊपर के कमरों में घूमती रही और फिर बाहर निकल गई। सुमित्रा ने कैमरा ऑफ कर दिया और गहरा सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। उसके बाद भी हम काफी देर तक बातें करते रहे। 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान कोई खास वाकया पेश नहीं आया। तीसरे रोज जयपुर से वो बस आने वाली थी जिसका मुझे इंतजार था। मैं और रत्ना वक्त से पहले ही बस स्टॉप वाले इलाके में पहुंच गए। मैं उस वक्त भी सिख के गेटअप में था। हम कुछ देर एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे और फिर बस स्टैंड पर आ गए। उसके चंद ही मिनट के बाद बस पहुंच गई। ड्राइवर बलदेव सिंह मेरी तरह ऊंचा लंबा आदमी था। उसकी दाढ़ी और मूछें भी मेरी तरह थी। वो इंजन बंद करके जैसे ही नीचे उतरा, रत्ना को लेकर मैं सामने आ गया। वो मुझे देखकर खुश होते हुए बोला, बल्ले भाई बल्ले, अपने घर से दूर किसी हमवतन को देखकर खुशी तो होती है। आज तो यहाँ अपने शहर के बंदे नजर आ रहे हैं। मैंने हाथ मिलाते हुए कहा, सत श्री अकाल जी। वो बोला, सत श्री अकाल। आप कैसी हैं सुरिंदर कौर जी? बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। आप तो अब होटल में भी नजर नहीं आती। भला हो नौकरी छड़ तो नहीं देती? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सरदार जी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। बलदेव सिंह बोला, आज इधर कैसे फिर रहे हो? और आप सरदार जी, क्या शुगल है आपका? और नाम क्या है आपका? मैंने कहा, ये मेरी दोस्त हैं सरदार जी। मैं चंद रोज पहले ही जालंधर से यहाँ आया हूँ। कल इत्तेफाक से सुरिंदर कौर से मुलाकात हो गई। ये भी जालंधर की रहने वाली है और आपके मोहल्ले की ही है। मैं इसी के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आया था। वो बोला, हुक्म करें सरदार जी। मैंने कहा, ऐसे नहीं बलदेव सिंह जी, कहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी तो आप वैसे भी थके हुए हैं, लंबे सफर से आए हैं। वो बोला, ये सफर तो हमारा रोज का काम है बादशाह। वैसे आप ठीक कहते हैं, कहीं बैठ कर बातें होंगी। आप यहीं बैठो, मैं दफ्तर में चक्कर तो लगाऊं। बस के तमाम मुसाफिर उतर चुके थे। कंडक्टर बाज मुसाफिरों का छत पर लदा हुआ सामान उतार रहा था। बलदेव ने मुंह उठाकर कंडक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, ओए करमचंद, फारिग होकर बस शेड में लगा देना। मेरे बेली मिल गए हैं, मैं जा रहा हूँ। वो चंद गज दूर दफ्तर की तरफ बढ़ गया। रत्ना बाहर रुक गई थी, मगर मैं बलदेव के साथ ही दफ्तर में दाखिल हो गया। वहाँ 3-4 आदमी बैठे हुए थे। बलदेव सिंह ने उनसे मेरा भी तारुफ करवाया और अपने काम के बारे में बातें करने लगा।
दफ्तर से बाहर आकर हम कुछ दूर तक चलते रहे, फिर एक रेस्टोरेंट में चाय पी और फिर बलदेव सिंह हमें अपने डेरे पर ले आया। ये एक छोटा सा कमरा था जहां वो अपने कंडक्टर के साथ रात गुजारा करता था। 2 झलंगा सी चारपाइयां बिछी हुई थी, जिन पर बिछे हुए बिस्तर इतने मैले थे कि देखकर ही कराहियत आती थी, मगर हमें मजबूरन उन पर बैठना पड़ा। बलदेव सिंह सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। उसकी नजरें बार बार रत्ना का जायजा ले रही थी। आखिरकार मेरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ जी, अब बताओ क्या बात है। मैंने कहा, बात यह है सरदार जी कि यहाँ हमें एक ऐसी लड़की मिली है जो जयपुर में अपने माँ बाप से नाराज होकर निकल गई थी। यहाँ कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई, लेकिन 2 दिन पहले उससे हमारी मुलाकात हुई। कुछ परेशान लग रही थी। सुरेंद्र कौर के पूछने पर उसने हमें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब वो पछता रही है और घर वापस जाना चाहती है, लेकिन डरती भी है कि उसके माँ बाप शायद उसे घर में न घुसने दें। लेकिन कोई सियाना बंदा साथ हो तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है। उसके माँ बाप को समझाया जा सकता है। बलदेव सिंह ने कहा, तो फिर कोई बंदा मिला? मैंने कहा, बंदा ऐसा हो जो काबिल एतमाद हो। सुरेंद्र कौर ने आपका जिक्र किया था। जवान लड़की का मामला है। आपसे सुरेंद्र कौर की थोड़ी बहुत जान पहचान तो है ना, इसलिए हम आपके इंतजार में बस स्टेशन पर खड़े थे। बलदेव सिंह बोला, भला मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, हमारा ख्याल है कि उस लड़की की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए। आप तो कल जयपुर वापस जा रहे हैं, उस लड़की को भी साथ ले जाइए और उसके घर पहुंचा दें। बड़े सवाब का काम है सरदार जी। बलदेव सिंह बोला, वो लड़की है कौन और कहाँ है? फिर कोई झगड़े वाली बात तो नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं बलदेव सिंह जी, झगड़े वाली बात होती तो हम उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देते, पर वो शरीफ खानदान की लड़की है। मैं तो खुद उसके साथ चला जाता, मगर मेरी नई नई नौकरी है सरदार जी। राणा शमशेर सिंह के पास गार्ड हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आप चाहें तो उस लड़की से मिल लें, वो खुद ही आपको सारी बात बता देगी। बलदेव सिंह बोला, ठीक है जी, चलो मैं मिल लेता हूँ उससे। उस वक्त बलदेव सिंह का कंडक्टर भी आ गया। बलदेव सिंह ने कहा, ओए करमचंद, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, हो सकता है वापसी में देर हो जाए। मैंने कहा, बल्कि ये भी हो सकता है कि सरदार जी रात को वापस ही ना आए, ये सुबह अड्डे पर पहुंच जाएंगे। बलदेव सिंह जल्दी से बोला, हाँ भाई, अगर मैं ना आया तो तुम सवेरे अड्डे पर पहुंच जाना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हम उस कमरे से निकल आए और मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए रत्ना के मकान पर पहुंच गए। हम अपना प्रोग्राम तय करके ही घर से निकले थे और सुमित्रा प्रोग्राम के मुताबिक हमसे पहले रत्ना के मकान पर पहुंच चुकी थी। वो हमारा सामान भी ले आई थी जो हमें साथ ले जाना था। अंदर आने के बाद बलदेव सिंह ने सुमित्रा को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। बोला, ओए ये कुड़ी है? मैंने कहा, आहो बलदेव जी, बड़ी मजलूम कुड़ी है। बलदेव सिंह देर तक सुमित्रा को देखता रहा। वो सुमित्रा से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और सुमित्रा बड़ी मजलूम और मिस्कीन सी बनी बैठी उसकी बातों का जवाब देती रही। मैंने उठते हुए कहा, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं खाने को कुछ ले आऊं। मैं मकान से निकलकर तकरीबन 2-3 घंटे तक इधर उधर टहल कर वक्त गुजारता रहा और फिर 11 बजे के करीब कुछ खाने पीने का सामान और शराब की 2 बोतलें लेकर वापस आ गया। इस दौरान सरदार बलदेव सिंह उन दोनों से अच्छा खासा बेतकल्लुफ हो चुका था। 12 बजे के करीब हमने खाना खाया और फिर पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ। पीने वाला सरदार बलदेव सिंह ही था और पिलाने वाली ऐसी 2 हसीनाएं थीं जिन पर जमाना मरता था। मैं उस वक्त बड़ी खूबसूरती से वहां से हट गया कि वो दोनों उसे संभाल लेंगी और बलदेव तो रात के किसी हिस्से में वापसी का सोच भी नहीं सकता था। मैं सुबह 6 बजे तक इत्मीनान से सोता रहा और फिर रत्ना ने मुझे जगा दिया। मैं दूसरे कमरे में आया तो बलदेव सिंह नशे में धुत पड़ा हुआ था। सुमित्रा की आंखें भी रात भर जागने से सुर्ख हो रही थीं। बस 8 बजे रवाना होनी थी। मैंने और रत्ना ने तैयारी शुरू कर दी। मैंने बलदेव सिंह की जेब से उसका लाइसेंस वगैरह निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और रत्ना की तरफ देखा। उसने कपड़े का एक थैला बगल में दबा लिया जिसमें 1 जोड़ा मेरा, 2 जोड़े उसके, 1 खती रकम और कीमती जेवरात थे, लाखों की मालियत के। ये जेवरात सुमित्रा ने उसे जबरदस्ती दिए थे। मैंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, हमारे फरार की कामयाबी का दारोमदार तुम पर है सुमित्रा। इसे दोपहर से पहले यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। सुमित्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, दोपहर तो क्या, इसे शाम तक होश नहीं आएगा कि ये कहाँ है। फिर वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी उससे अलग होने का बेहद अफसोस था। मुझे पूरी तरह एहसास था कि हम उसे किस पोजीशन में छोड़कर जा रहे हैं। कोई मामूली सी गलती उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, हालात पुरसुकून होते ही यहाँ से निकल जाना। जिंदगी रही तो फिर कहीं न कहीं मुलाकात होगी। वो बोली, तुम भी अपना ख्याल रखना और तुम भी, उसने रत्ना से कहा। वो एक दूसरे से बगलगीर हुई और हम मकान से बाहर आ गए। उस वक्त गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी, लेकिन सब अपने अपने ध्यान में थे। किसी को इससे गरज नहीं थी कि कौन यहाँ से जा रहा है। गली के मोड़ पर पहुंचकर हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। सुमित्रा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हम दोनों ने हाथ हिलाया और दूसरी तरफ मुड़ गए। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए चलते रहे। रत्ना ने थैला चादर के नीचे बगल में दबा रखा था।
बस स्टेशन के करीब पहुंचकर हम एक दूसरे से अलग हो गए। ये सयाहत का सीजन था। माउंट आबू आने वाली बसें तो मुसाफिरों से भरी हुई थी, मगर बाहर जाने वालों की तादाद कम थी। बुकिंग विंडो के सामने सिर्फ 2-3 मुसाफिर थे। रत्ना भी लाइन में लग गई। मैं बस की तरफ आ गया। बस में 20-22 मुसाफिर बैठे हुए थे। कंडक्टर करमचंद छत पर सामान बांध रहा था। उस वक्त 8 बजने में 5 मिनट थे। करमचंद ने मुझे देख लिया और वहीं से चीख कर बोला, सरदार जी, उस्ताद कहाँ हैं? 5 मिनट रह गए हैं बस। मैंने उसे हाथ से इशारा किया, कहा जरा नीचे आओ। वो रस्सी को गिरा लगाकर नीचे उतरा। बोला, क्या बात है सरदार जी, उस्ताद कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, एक गड़बड़ हो गई है करमचंद। तुम्हारा उस्ताद बलदेव सिंह तो बिल्कुल ही फुसफुसा निकला। करमचंद बोला, क्या हुआ सरदार जी? मैंने कहा, होना क्या था, रात को ग्लास पर ग्लास चढ़ाता रहा, मना करने के बावजूद माना नहीं। सुबह होते ही उल्टियां शुरू कर दी। तबीयत इतनी खराब हुई कि अस्पताल जाना पड़ा। अभी मैं उसे अस्पताल छोड़कर आ रहा हूँ। शाम तक तो वो अपने हवास में ही नहीं आ सकेगा। करमचंद फिक्रमंद होकर बोला, ये तो गड़बड़ हो गई सरदार जी। इस वक्त तो अड्डे पर और ड्राइवर भी नहीं है और हमारी बस के रवाना होने में सिर्फ चंद मिनट रह गए हैं। मैंने कहा, बलदेव सिंह ने इसलिए मुझे भेजा है, मैं भी ड्राइवर ही हूँ। उसने कहा था कि करमचंद भी अच्छा ड्राइवर है, हम दोनों बारी बारी चलाते हुए बस ले जाएंगे। वो कल सुबह किसी बस से आ जाएगा। मैंने करमचंद को अच्छा ड्राइवर इसलिए कह दिया था कि पुराने कंडक्टर आमतौर पर पूरे नहीं तो आधे ड्राइवर जरूर बन चुके होते हैं। करमचंद बोला, मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। वैसे बुरा मत मानना सरदार जी, कल रात वो नारी कौन थी आपके साथ? मैंने कहा, वो तो बस ऐसी मिल गई थी, शुगल मेले के लिए। करमचंद बोला, समझ गया, अपना उस्ताद सारी तनख्वाह इसी तरह शुगल मेले पर खर्च कर देता है। कोई नारी मिल जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है। खैर, तुम मेरे साथ आओ, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हम दोनों मैनेजर के दफ्तर में दाखिल हो गए। उस वक्त वो अकेला ही था। मैनेजर अधेड़ उम्र भारी भरकम आदमी था। तोंद मटके की तरह फूली हुई थी। सर गंजा और खोपड़ी के पिछली तरफ बालिश भर चुटिया थी। माथे पर सुर्ख टीका भी लगा हुआ था। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कट्टर हिंदू है। करमचंद मध्यम लहजे में उससे बात करता रहा। मैनेजर की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने कहा, बलदेव सिंह का कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मैंने कहा, जी। मैंने बलदेव सिंह वाला लाइसेंस निकाला और उसका सिर्फ लश्कारा देकर दोबारा जेब में डाल लिया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है सरदार जी, इस वक्त अड्डे पर कोई और ड्राइवर नहीं है, मजबूरी है, आज तुम ही गाड़ी चलाओ, मगर संभाल के चलाना, रास्ता खतरनाक है। मैंने कहा, मैंने बड़े बड़े खतरनाक रास्तों पर गाड़ी चलाई है जनाब। मैनेजर बोला, ठीक है, जाओ, टाइम हो रहा है। हम दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। कंडक्टर तो वाउचर लेने के लिए असिस्टेंट मैनेजर के कमरे में चला गया और मैं बस में सवार हो गया। ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले मैंने मुसाफिरों पर निगाह डाली। रत्ना चौथी सीट पर खिड़की की तरफ बैठी हुई थी। उसने चादर से घूंघट सा निकाल रखा था। उसके साथ एक भारी भरकम अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करने से पहले गियरबॉक्स और डायल्स वगैरह का अच्छी तरह जायजा लिया और अल्लाह का नाम लेकर इग्निशन की घुमा दी। छोटी गाड़ियां चलाने में तो मैं अपने आप को बहुत माहिर समझता था, मगर कार और बस में बड़ा फर्क होता है। करमचंद भी बस में आ गया। उसने सरसरी अंदाज में बस के अंदर का जायजा लिया और दरवाजा बंद करके मुझे रवानगी का इशारा किया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर बस को हरकत दे दी। शहर से बसों की आमदोरफ्त का रास्ता मुझे मालूम था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में और बहुत हल्की रफ्तार से बस को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ दिलवाड़ा रोड पर ले आया। यही सड़क अबू रोड रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी और वहां से मुख्तलिफ शहरों की तरफ सड़कें निकलती थी। शहर से निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान पर बादल तो पिछले 2-3 दिन से थे और अब उन्होंने अचानक ही बरसने का फैसला कर लिया था। माउंट आबू से 15 मील आगे किसी देहात की तरफ एक रास्ता फूटता था। उस मोड़ पर पुलिस की आरजी चौकी बनी हुई थी। लोहे की जंजीर लगाकर सड़क बंद कर दी गई थी। मैंने बैरियर के करीब पहुंचकर बस रोक ली। करमचंद ने दरवाजा खोल दिया। 2 पुलिस वाले अंदर घुस आए और मुसाफिरों का जायजा लेने लगे। 2-4 आदमियों से उन्होंने कुछ सवालात भी किए। उनके अंदाज और लहजे में बड़ी बदतमीजी थी। एक अधेड़ उम्र मुसाफिर तो उनसे उलझ भी पड़ा। बोला, आतंकवादियों की तलाश है, उन्हें तो पकड़ नहीं सके साले, जनता को परेशान करते हैं। एक पुलिस वाला तो उसे बस से उतारने पर तैयार हो गया। इस मौके पर दूसरे मुसाफिरों को मुदाखलत करना पड़ी। मैं खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहा। पुलिस वालों ने मुझ पर कोई तवज्जो न दी, बल्कि मेरी तरफ देखा तक नहीं। ड्राइवरों को शायद वो मुस्तस्ना समझते थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद बैरियर हटा लिया गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके बस आगे बढ़ा दी। बूंदाबांदी का फायदा मुझे हुआ था। अगर बारिश न होती तो मुझे बस तेज चलाना पड़ती और वो सूरत हाल खतरनाक होती। मेरे लिए बस को संभालना मुश्किल हो जाता। बारिश की वजह से मैं बस को हल्की रफ्तार से चलाता रहा। इस तरह बस भी मेरे कंट्रोल में रही। अबू रोड तक 29 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे में तय हुआ।
बस में बैठे हुए तमाम मुसाफिर बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मैं किसी की परवाह किए बगैर आराम से बस चलाता रहा। मेरा ध्यान सुमित्रा की तरफ भी था। अगर बलदेव सिंह उसके कब्जे से निकल गया तो सूरत हाल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। टेलीफोन पर आगे इत्तला दे दी जाती और हमें रोक लिया जाता, मगर मुझे सुमित्रा की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। बलदेव को मैं समझ गया था कि वो किस फितरत का आदमी है। सुमित्रा अगर 3 दिन तक भी उसे रोके रखे तो वो उफ नहीं करेगा। अबू रोड रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर हम सिर्फ 5 मिनट रुके थे। यहाँ से कुछ और मुसाफिर बस में सवार हुए। चंद मील का फासला तय करने के बाद मैंने बस रोक ली। ड्राइविंग सीट पर करमचंद को बिठा दिया और खुद कंडक्टर की ड्यूटी संभाल ली। करमचंद वाकई अच्छा ड्राइवर था। वो बस को मुनासिब रफ्तार से सड़क पर दौड़ाता रहा। बस की रफ्तार से मुसाफिर भी अब मुतमईन हो गए थे, लेकिन बारिश बदस्तूर होती रही। करमचंद बड़ी महारत से बस चला रहा था। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां भी थीं। मैं कई महीने पहले बेला के साथ थर की तरफ से कदालिया से होता हुआ आया था। उस तरफ भी कहीं वसी अरीज रेगिस्तान थे और कहीं पहाड़ियां थीं। भाग दौड़ में मुझे वो इलाका अच्छी तरह देखने का मौका नहीं मिल सका था, लेकिन इस वक्त बस पर सफर करते हुए मैं पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहा था। दोपहर के वक्त हम पालू पहुंच गए। शहर के फैलाव से लगता था कि इसकी आबादी 2-2.5 लाख के लगभग रही होगी। इस सफर के दौरान मैंने एक मर्तबा भी रत्ना की तरफ नहीं देखा। कुछ दूर जाकर बस रुक गई। मैंने नीचे उतरकर ड्राइविंग साइड की तरफ आते हुए कहा, करमचंद बस को अड्डे पर ले जाओ, चंद मिनट मेरा इंतजार करना, मुझे एक जरूरी काम है। वो बोला, ठीक है सरदार जी, पर जरा जल्दी आना, हम पाली के अड्डे पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। मैंने कहा, बस मैं यूं चुटकी बजाते आ रहा हूँ। ये शहर का निवाही इलाका था। रत्ना भी सड़क पार करके उस तरफ आ रही थी। मैं उसके इंतजार में गली के मोड़ पर रुक गया और पगड़ी उतार कर सर खुजाने लगा। पगड़ी उतारने से मेरे बाल गर्दन पर फैल गए। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। चंद कदम चलने के बाद मैंने अपनी पगड़ी उसके हवाले कर दी, जो उसने थैले में डाल ली। उस गली में दुकानें इक्का दुक्का ही थी, ज्यादातर रिहायशी मकान ही थे। हम बातें करते हुए वहां से बहुत दूर निकल गए और फिर एक हजाम की छोटी सी दुकान देखकर मैं रुक गया। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। हजाम अकेला बैठा उस तरह तेज कर रहा था। दुकान के सामने नीम का एक दरख्त था। मैंने रत्ना से कहा कि तुम यहाँ दरख्त के नीचे बैठ जाओ, मैं हजाम से अपना हुलिया दुरुस्त करवा लूं। रत्ना दरख्त के नीचे बैठ गई। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो हजाम हाथ रोक कर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो भाया, मेरे को बंदा तो बना दो। ये सारे बाल काट दे और दाढ़ी मूछ ये भी साफ कर दे, पर नहीं, मूछे छोड़ देना, ये तो मर्द की निशानी होती है। हजाम बोला, बैठो। हजाम ने फौरन ही काम शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मुस्कुराए बगैर न रह सका। सर के बाल 1 इंच से ज्यादा बड़े नहीं थे, दरमियान से मांग बना दी गई थी। टूथब्रश टाइप की भारी मूछें मेरे चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। मैंने गालिबन 2-2.5 महीनों बाद बाल कटवाए थे और अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रत्ना दरख्त के नीचे बैठी बोर हो रही थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई, बोली, अब तो वाकई बंदे दे पुत्र लग रहे हो। मैंने कहा, अब तुम्हें बंदे दी पुत्र बनाना है। हम गलियों ही गलियों में चलते हुए उस इलाके से बहुत दूर निकल आए और फिर एक छोटी सी सराय में दाखिल हो गए। वहां एक कमरा हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश न आई। मैंने सिर्फ 1 दिन का किराया अदा किया। मैं सराय के मुंशी को चाय के लिए कह आया था। चंद मिनट के बाद ही दरवाजा धड़ से खुला और मैले से लिबास में एक नौउम्र लड़का चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ। लड़के ने दोनों कप मेज पर रखते हुए कहा, चाय के पैसे दे दो। मैंने उसे पूछकर 4 रुपए उसके हाथ में रख दिए। रत्ना अपने साथ 2 जोड़े लेकर आई थी। उस वक्त उसने साड़ी पहन ली थी। मैंने भी पैंट शर्ट तब्दील कर ली और उसके कुछ ही देर के बाद हम कमरे से बाहर आ गए। मेरा ख्याल था कि बस अड्डे पर हमें जयपुर के लिए कोई ना कोई बस मिल जाएगी, लेकिन बस अड्डे पर पहुंचते ही जो सूरत हाल नजर आई उसने मुझे चौंका दिया। वो बस अभी तक अड्डे पर खड़ी थी, उसमें मुसाफिर भी मौजूद थे। मुझे चूंकि पहचाने जाने का अब कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए मैं सूरत हाल मालूम करने के लिए मजीद आगे बढ़ता चला गया। लेकिन चंद ही कदम चलने के बाद रत्ना ने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया। बोली, वो देखो दाईं तरफ शेड के नीचे। मैंने उस तरफ देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। अमृत ठाकरे अपने 2 आदमियों के साथ वहां खड़ा था। उसके सामने एक सुतून से करमचंद टेक लगाए बैठा था। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी अच्छी खासी मुरम्मत हो चुकी थी। दाईं तरफ गंगाराम भी खड़ा था।